डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की वैकेंसी निकाली थी थोड़े टाइम पहले और अभी 28 दिसंबर को एक नोटिस आया है कि इसका एग्जाम होगा। वो 28 जनवरी को उसका टेक्निकल पेपर होगा और नॉन टेक हो जाएगा उससे पहले 20 जनवरी को ही। बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। अभी से आज से अगर देखें तो इफेक्टिवली आपके पास 25 दिन के आसपास ही है। तो ये 25 डेज में कैसे इफेक्टिवली आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। जो एग्जाम में नॉन टेक पेपर है उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज है। जनरल इंग्लिश में ग्रामर और वोकेब है 35 मार्क्स का और कॉम्प्रिहेंशन है 15 मार्क्स का। अब इसमें ग्रामर वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आपने सबने प्लस टू में तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा ग्रामर। तो आप ऊपर ऊपर से अगर देखोगे सब कुछ, किसी नोट्स में रिवाइज करोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा और वो स्कोरिंग भी रहेगा। उसके अलावा आप इंग्लिश के लिए ये कर सकते हो कि दूसरी जो ओपीएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाई हैं, उनमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। या तो आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अपने स्टेट के लिए, या फिर आप अगर कहीं से पीडीएफ अरेंज कर सकते हो दूसरे ऐसे एग्जाम्स जो ओपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं और उनमें इंग्लिश था सिलेबस में, उसके पीवाईक्यूज आप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है वो क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि वो स्टडी है वो इफेक्टिव रहती है। टाइम कम है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है आपको। जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो इसमें करंट अफेयर भी है और आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अगर डिटेल में पढ़ने लग गए, तो 25 दिन में तो ये सब्जेक्ट ही आपके कवर नहीं हो सकते। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी पीवाईक्यूज़ करने हैं। और अगर किसी एग्ज़ाम के नहीं भी आपको मिल रहे हैं, तो हर स्टेट में सिविल सर्विसेज वाली जो एग्ज़ाम होती है, उसी के आप पीवाईक्यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास टाइम कितना है। अगर आपने टेक्निकल ठीक-ठाक प्रिपेयर कर रखा है, आप टाइम दे सकते हो, तो 500-600 के आसपास इतने हिस्ट्री के और इतनी ही ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कर लीजिए। करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो अभी तो ईयर एंड हो रहा है, तो आपको समराइज़्ड वीडियो भी मिल जाएँगे। अगर टाइम कम है तो 6 मंथ्स ही कर लीजिए और ज़्यादा है तो आप पिछले पूरे साल के 2023 के कर सकते हो। इसके आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब पे बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स के इतने अच्छे एक्सप्लेन किए हुए वीडियोज़ हैं। हाँ, करंट अफ़ेयर्स और जीके जो भी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक बार गो थ्रू हुआ और उसको छोड़ दिया। आपको उसको 2-3 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो क्वेश्चन्स याद होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा कंबाइंड दोनों का, नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी। मतलब कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप गलत आंसर करते हो तो 1 नंबर आपका कटेगा, जो नंबर आपके आए हुए हैं उनमें से। टेक्निकल की मैं बात करूँ तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। दोनों ही 3-3 घंटे के पेपर हैं। 200 मार्क्स का वेटेज रहेगा पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। क्वेश्चंस कितने पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में, इसका अभी तक कुछ नहीं दिया है उन्होंने। जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे कि 200 मार्क्स इन्होंने वेटेज रखा है, तो 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम में। पेपर 1 में 100, पेपर 2 में भी 100। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 25% ही रहेगी। पेपर फर्स्ट में मोस्टली स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं, सोम, कंक्रीट, स्टील ऐसे। और इसी के साथ में इन्होंने इंक्लूड किया है बीएमसी, एस्टिमेशन और पर्सिपिएम। अब जैसा मैंने पहले भी बताया, हमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजी करनी है, हमें एग्जाम में मार्क्स लाने के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी रखनी है और रिजल्ट आपको मार्क्स एग्जाम में तब मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, तो ये तरीका स्कोर करने के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपके मन में तसल्ली रहेगी, आप नॉलेज भी नो डाउट गेन कर रहे होगे, बट एट लास्ट मायने क्या रखता है कि आपने एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया, और वो आप तब कर पाओगे जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। क्वेश्चंस की मैं बात करूँ कैसे पूछे जाते हैं, तो मैंने जेईई के भी पेपर को एनालाइज किया है, मैंने एई के भी पेपर्स को एनालाइज किया है। आपको 70 टू 80% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आर अघोर और गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से एज इट इज लिए गए हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा इस बात पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है हर एक क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता में कौन-सा क्वेश्चन चैप्टर में कौन-सा नंबर पे क्वेश्चन है। तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, करने कहाँ से हैं अब? गुप्ता एंड आर-अघोर। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके भी कन्विंस नहीं होते, उन्हें लगता है पिछली बार आया होगा पेपर यहाँ से, इस बार हो सकता है कहीं और से आ जाए।
तो ऐसा नहीं है कि हम वो क्वेश्चंस ही रट रहे हैं और आप गुप्ता एंड आर अगोर कर रहे हो, तो सिर्फ वो क्वेश्चंस आएँगे तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप उन क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर रहे हो अच्छे से, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आएँ आप कर लोगे। बट अगर गुप्ता एंड आर अगोर के क्वेश्चंस आएँगे, तो फिर आप बाकी स्टूडेंट से लीड ले लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने पहले देखे हुए हैं। और मैंने बहुत सारे स्टेट के ऑफलाइन एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं, उनको एनालाइज़ किया है। क्वेश्चंस नए फ्रेम नहीं हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि इनके जो पेपर सेट करने वाली बॉडी में जो लोग बैठे हैं, वो उतने डायनामिक नहीं हैं। वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जितनी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कर रहे हो। तो पहली बात तो नए क्वेश्चन्स फ्रेम करना उनके लिए इतना ईज़ी नहीं है। उसके बाद वो काफ़ी बार करते भी हैं काफ़ी स्टेट्स में कोशिश, फिर उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स रह जाती हैं। अब गुप्ता एंड गुप्ता ही करनी है, आर-अगोर दोनों करनी है, ये डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी गुप्ता एंड गुप्ता तो सबसे पहले हो जानी चाहिए। तो अगर गुप्ता एंड गुप्ता आपने कर रखी है, तो आप आर-अगोर स्टार्ट कीजिए, उसमें आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कुछ नए क्वेश्चन्स मिलेंगे आपको, वो भी आप साथ के साथ सोल्व कर लोगे। स्पेसिफिकली मैं सब्जेक्ट वाइज़ अगर बात करूँ, तो 100 में से सब्जेक्ट है जिसमें कांसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन्स होते हैं। तो ज़्यादा मैटर नहीं करता आपने गुप्ता एंड गुप्ता से किए हैं या आर-अगोर से किए हैं, कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट। तो इसमें आपने कांसेप्ट समझे हुए हैं, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो वो इनफ होगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस की मैं बात करूँ, तो ये थोड़ा इन डेप्थ सब्जेक्ट हो जाता है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके एग्ज़ाम में जो आएँगे, वो बेसिक वाले से क्वेश्चन्स आएँगे, जैसे थ्योरी पूछ ली, कुछ जो थ्योरम है, प्रिंसिपल हैं, बेसिक वाले जो हम यूज़ करते हैं, कौन-सा डिफोर्स मेथड है, कौन-सा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ऐसा कुछ पूछ लिया। मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन्स ही होंगे ऐसे में। कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें भी कुछ 50-60% तो ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कोडल प्रोविज़न वगैरह पे बेस्ड है। वो तो आपने कहीं से भी क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप कर लोगे। बट कुछ ऐसे-ऐसे पार्टिकुलर डेटा वाले क्वेश्चन्स होते हैं, जो कि सिर्फ़ कांसेप्ट से नहीं हो पाएँगे। कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपको डब्ल्यूएसएम सिलेबस में नहीं है, तो आइडियली आपके पास डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए एग्ज़ाम में, तो मुझे लग रहा है आप वो क्वेश्चंस स्किप कर सकते हो, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गुप्ता एंड गुप्ता से कर रहे हो, आर-अगोर से कर रहे हो। स्टील स्ट्रक्चर्स के आर-अगोर में क्वेश्चंस कम हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आर-अगोर की बुक से, तो इसमें आप आर-अगोर से कर लीजिए। कंक्रीट स्ट्रक्चर में आप चाहें तो दोनों कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर टाइम नहीं है तो कोई एक बुक कर लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए आप अगर गुप्ता एंड गुप्ता का जो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर, एक ही चैप्टर है दोनों का, वो कर लो तो आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। बाकी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप आर-अगोर पर भी जा सकते हो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के आपको गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आर-अगोर के क्वेश्चंस हैं अराउंड 100 के आसपास ही हैं, वो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ आप एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। अगेन किस सब्जेक्ट में कितना करना है, कितने पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड कैसी है और टाइम कितना है आपके पास। अगर आपके 100 के सारे कांसेप्ट अच्छे से क्लियर है, 100 में ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल आप एग्ज़ाम में कर लोगे अच्छा परफ़ॉर्म। बट बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी ऐसे क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे जो गुप्ता एंड गुप्ता में हो और आपसे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें फिर आपको ये करने की ज़रूरत है गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन्स। अगेन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको मिलेंगे, मशीन के, अट्रैक्टिव फोर्स के, इन सब के। तो वो ओएसएससी जेईई के एग्ज़ाम में भी अभी रिसेंटली जो हुआ उसमें आए थे और इसमें भी आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। आई थिंक इसमें आपको पूरा गुप्ता एंड गुप्ता के जो भी क्वेश्चन्स है सारा कर लेना चाहिए। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो सेम पैटर्न यहाँ पर रहेगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। वाटर रिसोर्सेज है फर्स्ट, इसमें हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, ओपन चैनल फ्लो है, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और जियोटेक है। वाटर रिसोर्सेज में गुप्ता एंड गुप्ता में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, तो वो तो आप ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप आर-अगोर भी कर सकते हो। अराउंड इरिगेशन के तो 100 टू 120 क्वेश्चंस के आसपास ही हैं, तो आप कर सकते हो इज़िली। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी आप कोई एक बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। ओपन चैनल फ्लो है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ में ही हो जाएगा आपका दोनों, जो आर-अगोर की बुक है और गुप्ता एंड गुप्ता है, दोनों में साथ में ही दिया हुआ है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, इसका काफ़ी वास्ट सिलेबस है। इसमें वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारा का सारा है।
अब यहाँ पर भी आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो। तो आप अगर गुप्ता एंड गुप्ता के पीवाईक्यूज़ करते हो तो उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता पहले से अच्छे से कर रखी है, आपके पास टाइम और है इस सब्जेक्ट को देने के लिए, तो आप आर गौर के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें कुछ-कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो गुप्ता एंड गुप्ता में नहीं मिलेंगे आपको। तो वो अगर आप कर लेते हो, फिर आपको लीड मिलेगी बाकी स्टूडेंट से। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, एक तो है कांसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसने समझा हुआ है वो कर लेगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेटा पूछा गया है कि वो आपको बाकी बुक्स में मिलेगा भी नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट और पॉपुलर भी नहीं है। फिर भी किसी एक बुक में एक क्वेश्चन उसका दे दिया है और वही एग्ज़ाम में आ गए हैं। ऐसे में फिर जिस स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर बुक से किए होंगे क्वेश्चंस वो ही कर पाएँगे। जियोटेक की मैं बात करूँ तो आप आरगोर से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे इसके सॉल्यूशंस डिटेल में सब डिस्कस किया हुआ है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ही है। रेलवे और एयरपोर्ट वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है और सिलेबस भी आपका काफ़ी लिमिटेड है। इसमें फील्ड एस्ट्रोनॉमी वगैरह वो चीज़ें नहीं है सारी आपके सिलेबस में यहाँ पर। तो अगर आप कर रहे हो गुप्ता एंड गुप्ता से, तो आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए और उसमें जो-जो टॉपिक्स नहीं है, उनके क्वेश्चन्स आप स्किप कर सकते हो। आरगोर से भी ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी टाइम बहुत कम है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब अगर आप अकेला गुप्ता एंड गुप्ता भी करो सर्वेइंग में, तो भी हो जाएगा। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी बहुत ही कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और उनके लिए एक बुक भी करवाना सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जो लास्ट के टफ वाले क्वेश्चंस हैं गुप्ता एंड गुप्ता के, वो छोड़ दीजिए हर सब्जेक्ट में और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस ही कर लीजिए। बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हर डे आपको अराउंड 100 टू 150 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए डेली और वो सिर्फ सॉल्यूशंस आंसर देके नहीं करना है, आपको डिटेल में उसके पीछे की थ्योरी समझनी है। ये दोनों बुक्स मैंने आपको बताई हैं। इनका कंटेंट आपको इज़िली यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहाँ-जहाँ पे आप अटक रहे हो उनके सॉल्यूशंस देखते जाओ साथ में। तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएँगे क्वेश्चंस। आपको इधर-उधर बुक्स में ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि आपके जो वीक एरिया हैं, कौन से फॉर्मूले आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ टैकल करना है, ये सारा आप टेस्ट सीरीज़ से ही सीखोगे। होता क्या है कि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि वाईसीटी की बुक बहुत पॉपुलर है। मुझे वो पर्सनली वो बुक्स उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती हैं, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से कर रहे हो ना, आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ईज़ी है। फिर आप सब्जेक्ट पे आते हो, आपको मुश्किल आने लग जाती है, क्योंकि एक टॉपिक में तो आप बहुत सारी चीज़ें याद रख रहे थे उस टॉपिक की। अब पूरे सब्जेक्ट को एक साथ याद रखना है, तो कुछ-कुछ चीज़ें छूटती जाती हैं। ऐसे ही जब आपको पूरा सिलेबस का एक साथ में टेस्ट देना है, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कम चीज़ें ऐसी होंगी हर सब्जेक्ट में जो आप याद याद रख पाओगे और एग्ज़ाम तो आपको ऐसे ही देना है। कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम तो है नहीं कि सब्जेक्ट वाइज़ होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप फ्रेशर हो जस्ट आपने स्टार्ट किया है, तो आप टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस कर लो, सब्जेक्ट वाइज़ कर लो। बट जितना जल्दी हो सके आप मिक्स्ड क्वेश्चंस पे स्विच करो और वो आपका हो पाएगा टेस्ट सीरीज़ से। टेस्ट सीरीज़ कहाँ से जॉइन करनी है, आप कैसे प्लेटफ़ॉर्म पे किससे टेस्ट देने हैं? तो एक तो टेक्स्ट बुक पे अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ मिलती है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। हाँ, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे, टेस्ट दोगे, तो आपका स्कोर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन्स हैं, वो मिक्स्ड हैं, ऑनलाइन पैटर्न वाले, ऑफ़लाइन पैटर्न वाले। तो आपकी ऑनलाइन पैटर्न वाले क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा स्कोर कम रहेगा, बट उससे घबराना और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको सिर्फ़ ये सीखना है वहाँ पर कि नए क्वेश्चन्स आते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है। उसके बाद मुझे लगता है आप थोड़ा ऑफ़लाइन टेस्ट भी दे लीजिए, अगर कहीं से मिलता है तो आप परचेज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। कोई पोस्टल पैकेज टाइप कुछ मिल रहा है या कुछ पीडीएफ कहीं से आपको टेस्ट सीरीज़ की मिल रही हैं। और अगर नहीं भी मिल रहा है, तो दूसरे स्टेट में जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुए हैं स्टेट एई और जेईई के, उनके क्वेश्चन्स पेपर्स आप प्रिंट आउट निकाल के एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट ले लीजिए साथ में और उसको एज़ ए टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए एज़ ए मॉक टेस्ट।
अभी रिसेंटली मेरे माइंड में ये आ रहा है उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मुझे आइडिया है कि आपके वाला एग्ज़ाम जैसा सा ही उनका पैटर्न था, तो उसमें आप एई वाला पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स थोड़े ज़्यादा थे, तो हो सकता है लेवल थोड़ा ईज़ी हो, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। अब आपका 3-3 घंटे के 2 पेपर हैं, लेकिन अगर आप 6 घंटे का टेस्ट देते हो और उसको एनालाइज़ करते हो, तो फिर आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा और आपको नए क्वेश्चन्स भी प्रैक्टिस करने हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है आप ये मॉडिफ़ाई कर सकते हो कि 10-15 दिन तो आप इस तरीके से टेस्ट दे लो कि 3 घंटे का 1 टेस्ट दे रहे हो। जैसे पेपर फर्स्ट का आज दे लिया, पेपर सेकंड का कल दे दिया। उसके बाद 6 आवर वाला टेस्ट दे लीजिए, 2-3 दिन लास्ट के। वो भी ऐसे भी नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले दिन दे रहे हो। एग्ज़ाम से एटलीस्ट मुझे लगता है 2 से 3 दिन पहले तो आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब बंद कर देना चाहिए। फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करो और थोड़ा रिलैक्स रहो। उससे पहले आप 2 या 3 दिन ऐसा कर लीजिए कि 6-6 घंटे की डेली टेस्ट दो। उससे आपकी थोड़ी-सी यूज़्ड टू होगी बॉडी कि कैसे 6 घंटे एग्ज़ाम देना है 1 दिन में, जो आपको एग्ज़ाम डे फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि कुछ सब्जेक्ट में आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं आता है, तो उनमें भी आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट एवरेज के आस-पास तो परफ़ॉर्म करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लाना है तो। तो मैंने एक क्रैश कोर्स सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसमें मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं। आपके पास जो वीक सब्जेक्ट है, उनका वीडियो अगर वहाँ पे मिलता है, तो वो देख लीजिए। अदरवाइज़ आप ये कर लीजिए कि जो हैंडबुक होती है, फ़ॉर्मूला बुक होती है, उनमें जो फ़ॉर्मूला है एटलीस्ट वही मेमोराइज़ कर लीजिए, ताकि कुछ तो आप उस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओ। आई थिंक आप इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जो स्टूडेंट गुप्ता एंड गुप्ता आर अगोर के 60-70% क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।